नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के मॉर्निंग सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और आपको कोट के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो एक तरफ क्या किया गया है, तो एक तरफ आपको जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और आपको कोट के आधार पर सही मिलान करना है। तो गद्दी जनजाति है, टोडा जनजाति है, खासी जनजाति है और नागा जनजाति है। दूसरी तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और तमिलनाडु। कोट के आधार पर आप लोगों को सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए, बाकी लोगों तक भी ये सेशन पहुंच जाए। तो देखो, अगर हम लोग गद्दी जनजाति की बात करेंगे तो गद्दी जनजाति जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में और कहां पर, और आपको जम्मू एंड कश्मीर में गद्दी जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो पहले का दूसरा आपको कहां पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोडा जनजाति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहां पर, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। खासी अगर हम लोग जनजाति की बात करें या पहाड़ी की बात करें, दोनों ही क्या हो जाएगी, आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगी। और नागा जो जनजाति है ये कहां पर, तो ये मणिपुर में। तो इस तरीके से ये सही आंसर हो जाएगा। सही विकल्प जो हमारा होगा वो होगा 2 4 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को भी समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी की बात कर रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, एसटी कैटेगरी की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। कहां पर, मध्य प्रदेश में है। अगर यही आपसे एससी कैटेगरी की बात करता, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की बात करता, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर आपसे जनजाति की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी जो है, अनुसूचित जनजाति जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं। 1921, 1901, 1911, 1951। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कौन सा होता है, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1951। ठीक है, 1951 की जो जनगणना थी इसे जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। और जब आपसे महान विभाजक वर्ष पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 1921 को। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1921 की जनगणना को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं और 1951 की जनगणना को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। क्लियर है? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, चलो जल्दी से बताइएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, क्या आंसर करोगे, तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे सी, गुजरात में। देखो, गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा, तो कांडला बंदरगाह था। ठीक है, कौन सा, गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलेगा। ठीक है, कांडला बंदरगाह। और इसी बंदरगाह का नाम बदल करके क्या किया गया है,
इसी बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो इसी बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर आपको, ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? जामनगर, पारादीप, डिगबोई या फिर तातीपाका? चलो जल्दी से बताइएगा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो बाकी साथी भी जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, डेली मॉर्निंग में हम लोग 7 AM से इस क्लास को करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो आप आंसर करोगे जामनगर। जामनगर कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। तो गुजरात में जामनगर, ये भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, ऑयल रिफाइनरी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ए आंसर कर दोगे। डिगबोई कहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डिगबोई देखो ये असम में है, और ये भारत की पहली, अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की क्या है, तो भारत की पहली तेल शोधनशाला हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो भारत की पहली, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी कौन सी थी? भारत की पहली तेल शोधनशाला अगर आपसे पूछा जाए तो पहली तेल शोधनशाला कौन सी थी? तो आप आंसर करोगे असम में डिगबोई में, भारत की पहली तेल शोधनशाला। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। असम में डिगबोई में भारत की पहली तेल शोधनशाला है, और इस पहली तेल शोधनशाला की शुरुआत कब हुई थी? तो आप आंसर करोगे 1901 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं बताओ? मानचेस्टर जो है, अगर हम लोग बात करेंगे मानचेस्टर, अगर हम लोग बात करेंगे तो मानचेस्टर जो है ये आपको कहाँ पर, ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। और किसके लिए फेमस है? और सूती कपड़ों के लिए फेमस है, याद रखिएगा। किसके लिए? तो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मानचेस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो ये इंग्लैंड में प्रसिद्ध है और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानचेस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंग्लैंड में है और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहेंगे? दक्षिण भारत में कौन सा क्षेत्र सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? क्या आंसर करोगे? तो बेंगलुरु, चेन्नई, मदुरई या फिर कोयम्बटूर? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे डी, कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। जरा आप लोग कमेंट करके बताना कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं। जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं। चलो जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुरु महिसानी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क या फिर कोयला? चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। गुरु महिसानी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये खनिज क्षेत्र जो है ये किस राज्य में पड़ता है। तो ये खनिज क्षेत्र जो है ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। गुरु महिसानी जो क्षेत्र है ये आपको कहाँ पर, ये उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। और किसके लिए फेमस है? तो आप आंसर करोगे लौह अयस्क के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा उड़ीसा में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, खनिज संसाधन क्षेत्र देखने को मिलेगा, तलचर। ठीक है, क्या हो जाएगा? उड़ीसा में ही आपको तलचर देखने को मिलेगा। तलचर जो खनिज क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस है? तो ये कोयले के लिए फेमस है, इसको भी याद रखना। ठीक है, उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे गुरु महिसानी तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और अगर उड़ीसा में हम लोग कल्चर की बात करेंगे तो ये कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? बताइएगा कौन सी ऊर्जा है जो सबसे कम वायु प्रदूषण करती है? तो तापीय ऊर्जा होगी, जलीय ऊर्जा होगी, नाभिकीय ऊर्जा होगी या सौर ऊर्जा होगी? कौन सी ऊर्जा है जो सबसे कम वायु प्रदूषण कर रही है? आठवें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन संख्या आप कर दोगे डी कर दोगे। ठीक है, कौन सी? तो सौर ऊर्जा अगर हम लोग बात करेंगे, इसीलिए सौर ऊर्जा का इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा?
सबसे कम वायु प्रदूषण करती है। और एक बात याद रखिएगा सौर ऊर्जा के संदर्भ में कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, याद रखेंगे। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते ना कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या गैर परंपरागत, तो सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, याद रखिएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और ये सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहोगे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। ठीक है, किसको, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो आप आंसर करोगे वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किसको मानते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीस कुरियन जो है, इनका जन्म दिवस कब है, तो इनका जन्म दिवस जो है वो है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को क्या करते हैं, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस 26 नवंबर को है। 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो 1970 से हुई है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी आंसर करोगे, 1970 से हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नहरों के द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है, बताइएगा। तो कौन सा राज्य है जहां जो सिंचाई के मामले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है नहरों के द्वारा सिंचाई में, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, तो पंजाब होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा या फिर उत्तर प्रदेश, क्या आंसर कर दोगे, तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, नहरों से सिंचाई के मामले में अग्रणी स्थान जो रखता है वो क्या हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या हम लोग डी आंसर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे सबसे लंबी नहर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो शारदा नहर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शारदा नहर जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। ठीक है, यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे लंबी नहर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे शारदा नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी, तो आप क्या कर दोगे, तो आप शारदा नहर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न। किस प्रकार की मृदा में सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, बताइएगा कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है जो सूखने पर बड़ी बड़ी दरारों में फट जाती है। ठीक है, कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है जो सूखती है तो सूखने के बाद उसमें हमको बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती है। लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दलदली मिट्टी या फिर काली मिट्टी, क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं, उन लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है इसलिए इसको कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से होता है इसलिए इसे ज्वालामुखी मिट्टी या फिर लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी चट्टानों से होता है, ज्वालामुखी के लावा से होता है इसीलिए इसे लावा मिट्टी कहते हैं। कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है इसलिए कपासी मिट्टी कहते हैं। रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं और क्या करते हैं, और स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप आंसर काली मिट्टी करोगे। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता, सबसे ज्यादा जल धारण करने की अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे काली मिट्टी में।
ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर असम। बताइएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? क्या आंसर करोगे? फटाफट सभी लोग आंसर करते चलेंगे, जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में और क्या देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में आपको जल्दापारा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बुक्सा, जल्दापारा और सुंदरवन, ये सब टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पर? तो ये सब टाइगर रिजर्व आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बुक्सा, जल्दापारा, सुंदरवन, ये सब आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? बताइएगा। तो देश में अगर हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे भारत में, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? क्या करोगे? तो पर्वतीय वन कहोगे, आर्द्र मानसूनी वन कहोगे, उष्ण सदाबहार वन कहोगे या फिर पतझड़ वन कहोगे? क्या करोगे? देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पर्णपाती या फिर आप कहोगे पतझड़ वन। ठीक है, क्या करोगे? तो आप कहोगे पर्णपाती या फिर क्या कहोगे? या फिर कहोगे पतझड़ वन जो है ये देश में सबसे अधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। पतझड़ या पर्णपाती वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में, सबसे ज्यादा इन्हीं वनों का क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, फारसी, ग्रीक या फिर उर्दू? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, अरबी। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप आंसर कर दोगे अरबी भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है, बताइएगा। तो अगर हम लोग चेन्नई की बात करेंगे, देखो अपना ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से बात करें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और यहाँ पर अगर लोग बात करेंगे तो ये इस तरीके से अपना प्यारा भारत है। चेन्नई आपको कहाँ पर? चेन्नई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है, तो कौन से मानसून से होगी? क्या आंसर करोगे? तो देखो ये जो वाला मानसून है, ये मानसून क्या करता है? ये मानसून आकर के टकराता है चेन्नई में। ठीक है, क्या करता है? ये आकर के टकराता है चेन्नई में और वर्षा करता है। अब अगर इस तरीके से अगर हम लोग इस भारत को चार भागों में विभाजित कर दे तो आप देखोगे कि जो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा मानसून होगा? तो आप कहोगे ये होगा उत्तरी पूर्वी मानसून होगा। क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे उत्तरी पूर्वी मानसून। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में ठंडियों के मौसम में वर्षा करता है। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो गंडक परियोजना की अगर हम लोग बात करेंगे, बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, गंडक परियोजना जो है वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो क्या आंसर करोगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश या फिर बिहार और झारखंड? तो गंडक परियोजना कौन से दो राज्यों की? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे अब इसमें नेपाल भी शामिल हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नेपाल भी शामिल हो गया। गंडक परियोजना में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ ही साथ नेपाल भी शामिल हो गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बताएंगे। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या होगा? गोदावरी होगा, नर्मदा होगा, मांडवी होगा या फिर चंबल हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कपिल धारा जलप्रपात आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर करोगे नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये मैकाल के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? तो मैकाल के
अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मैकाल के कहाँ से, तो अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी पर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको कपिल धारा, एक तो आपको कपिल धारा जलप्रपात देखने को मिलेगा, और दूसरा कौन सा जलप्रपात, दूसरा आपको धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, कौन सा, धुआंधार, क्या हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। नर्मदा नदी जो है ये मैकाल के अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी पर आपको कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो आप कहोगे सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो आप आंसर करोगे सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। अगर हम लोग मांडवी नदी की बात करेंगे, तो मांडवी नदी पर आपको कौन सा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे दूध सागर जलप्रपात। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप कहोगे दूध सागर जलप्रपात है, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे चंबल नदी पर पूछ लेगा, तो चंबल नदी पर आप कौन सा जलप्रपात बताओगे, तो चंबल नदी पर आप कहोगे चुलिया जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात बताओगे, तो चंबल नदी पर आप कहोगे कि चुलिया जलप्रपात है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी, और धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। अष्टमुडी झील बताइएगा किस राज्य में स्थित है, क्या आंसर करोगे, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर केरल में। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आप करोगे ऑप्शन संख्या डी, केरल। अष्टमुडी झील आपको कहां पर, कर्नाटक और सॉरी अष्टमुडी झील जो है ये आपको केरल में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या कर दोगे, तो अष्टमुडी झील। ठीक है, तो देखो केरल में अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक तो अष्टमुडी झील है, और दूसरी कौन सी केरल में आपको झील देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे वेम्बनाड झील। ठीक है, कौन सी, तो वेम्बनाड झील। ठीक है, केरल में आपको दो झील देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, क्या है, तो ये भारत की सबसे लंबी झील है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, केरल में आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दो झील देखने को मिलेगी, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। ठीक है, और वेम्बनाड झील के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये भारत की सबसे लंबी झील है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अलमाटी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अलमाटी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर है या फिर महानदी पर है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो महानदी पर देखो अगर हम लोग बात करेंगे, तो महानदी पर आपको हीराकुंड बांध परियोजना देखने को मिलेगी। कौन सी, तो हीराकुंड बांध परियोजना आपको देखने को मिलेगी। हीराकुंड बांध परियोजना ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, महानदी पर। कावेरी नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपको शिव समुद्रम परियोजना देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगा, तो शिव समुद्रम परियोजना देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कावेरी नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपको शिव समुद्रम परियोजना देखने को मिलेगा। गोदावरी नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपको कौन कौन सी परियोजना, तो आपको पोचम पाद परियोजना। ठीक है, कौन सी, तो पोचम पाद परियोजना, और क्या हो जाएगा, और जायकवाड़ी परियोजना, और क्या हो जाएगा, और जायकवाड़ी परियोजना। पोचम पाद परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं आपको कहाँ पर, तो आपको गोदावरी नदी पर देखने को मिलेगा। अलमाटी बांध परियोजना आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, बताएगा क्या आंसर करोगे। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी। जल्दी से बताएगा क्या आंसर होगा। श्रीनगर कौन सी नदी, अच्छा श्रीनगर की अगर आपसे पूछा जाए श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे श्रीनगर की स्थापना मौर्य वंश के राजा अशोक ने की थी। ठीक है, किसने की थी, तो अशोक ने। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश के राजा अशोक हैं, इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर किस नदी के किनारे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी, तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे, याद रखेंगे ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, बताइएगा। तो कौन सी नदी है जो भारत के
बाहर से निकलती है, जिसका उद्गम भारत के बाहर से है। रावी, चिनाब, ब्यास या फिर सतलज। देखो, अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें, तीन ऐसी नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम भारत के बाहर है। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली तीन नदियां हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर है। कौन कौन सी नदी है? तो आप कहोगे सिंधु नदी है, दूसरा क्या कहोगे? दूसरा कहोगे सतलज नदी है, और तीसरा क्या कहोगे? तीसरा आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीन नदियां हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीन नदियां हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर है, जो ट्रांस हिमालय से निकल रही है। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। सतलज नदी जो है, इसका उद्गम भारत के बाहर से होता है, ट्रांस हिमालय से। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बताइएगा क्या हो जाएगा जवाहर सुरंग? तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकिला दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा। जल्दी से बताइएगा जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या बी कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ पर? तो आप क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे बनिहाल दर्रे में स्थित। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, छोटा नागपुर का जो पठार है, ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? तो ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है। छोटा नागपुर के पठार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो कोयला बहुतायत क्षेत्र है। और कोयला बहुतायत क्षेत्र होने के कारण इसको क्या करते हैं? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत में कोयला बहुतायत क्षेत्र है। छोटा नागपुर के पठार के सबसे ऊंचे शिखर में क्या आंसर करोगे? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या आप सी आंसर कर दोगे, पारसनाथ। ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कोयला बहुतायत क्षेत्र होने के कारण भारत का रूर प्रदेश जो है कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस स्थल को सफेद पानी के नाम से जानते हैं? तो लेह होगा, लद्दाख होगा, कारगिल होगा या फिर सियाचिन होगा। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करेंगे। तो भारत के किस स्थल को सफेद पानी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, सियाचिन। ठीक है, किसको? सियाचिन। और सियाचिन आपको पता होना चाहिए कि ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, क्या है? सियाचिन। अगर हम लोग बात करेंगे तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, सियाचिन जो ये ग्लेशियर है, अगर हम लोग इस ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, क्या है? तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। किस देश का प्राचीनतम नाम श्याम है? बताइएगा कौन सा देश है जो प्राचीन काल में श्याम नाम से जाना जाता था? थाईलैंड आंसर करोगे, कंबोडिया आंसर करोगे, वियतनाम आंसर करोगे, लाओस आंसर करोगे? 25वें प्रश्न का आंसर करिएगा। कौन सा देश है जो प्राचीन काल में श्याम नाम से जाना जाता था? क्या आंसर कर देंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है किसको? थाईलैंड को कहा जाता है। और सफेद हाथियों का देश कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। ठीक है, क्या करते हैं? तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं। ठीक है, सफेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और अगर आपसे मुद्रा पूछ ले तो मुद्रा क्या करोगे? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो आप कहोगे बात है। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो आप कहोगे बात है। और थाईलैंड का प्राचीन नाम जो था वो क्या था? श्याम था। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण मॉर्निंग सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।